हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर डेली न्यूज़ करंट अफेयर में, और उसके बाद में क्या न्यूज़ में रहा है, कौन से चर्चित मुद्दे रहे हैं आज की क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला न्यूज़ है, जो विझंजम अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह परियोजना है, इसके बारे में जानने को हमें काफ़ी कुछ मिलेगा। दरअसल में बात ये हुई है कि जो आपका हमारा जो तटीय राज्य केरल है, यहाँ पर एक परियोजना लागू करी गई जो बहुत बड़े जहाज़ों को माल लाने ले जाने में सहायक है। एक बंदरगाह वहाँ पर बना हुआ है, विझंजम बंदरगाह, और उस बंदरगाह के द्वारा जो बड़े जहाज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब जो काफ़ी बड़े होते हैं माल लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं आयात निर्यात के उद्देश्य से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आप इसको ध्यान में रखिएगा। विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना प्रीलिम्स के लिए हमारे पास क्या है, विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और सार्वजनिक निजी भागीदारी। मेंस के लिए भारत में विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, वृद्धि, विकास तथा रोजगार, और हमारे जो पोर्ट हैं पत्तन, यहाँ से भी मेंस के लिए क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब कि ये चर्चा में क्यों रहा। विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना भारत का पहला डीप पावर, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहला डीप पावर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ने हाल ही में पहले मालवाहक जहाज के बंदरगाह पर पहुंचने से ध्यान आकर्षित किया है। मतलब यहाँ पर पहला जो जहाज है, मालवाहक जहाज यहाँ पर पहुंचा है, और ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है केरल में है, और ये जो पहला यहाँ पर जहाज पहुंचा है। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन अदर स्टेट पीसीएस में कैसे बनता है कि जो निम्नलिखित में से विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना ये भारत का दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट है जो हाल ही में चर्चा में था, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना इसके अंतर्गत। नोट में जब हम देखते हैं तो ट्रांसशिपमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला गहरे पानी का बंदरगाह है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले बड़े जहाज़ों को समायोजित करता है। इसमें गहरे पानी की वाहिका तथा वस्तुओं को चढ़ाने व उतारने के लिए एक बड़ा निर्धारित क्षेत्र है। इस बंदरगाह पर एक जहाज दूसरे जहाज का माल हस्तांतरण भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर एक जहाज से दूसरे जहाज में जो माल आता जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, वो उसमें ट्रांसमिट करने का मतलब यहाँ पर सुविधा है। और गहरे पानी की वाहिका तथा वस्तुओं को चढ़ाने व उतारने के लिए बड़ा निर्धारित क्षेत्र है, मतलब एक विशाल क्षेत्र है यहाँ पर, जिससे कि आप जो गहरे पानी में जो भी जहाज आते हैं बड़े बड़े, उससे इम्पोर्ट जो भी माल लाता है उसको दूसरे जहाज़ों में शिफ्ट करने की सुविधा यहाँ पर है। विझंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। विझंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, इसको आप याद रखेंगे। विझंजम अंतर्राष्ट्रीय विझंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज है सी पोर्ट, केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये किसकी है, निम्नलिखित में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विझंजम परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा स्टार्ट करी गई है, तो है केरल सरकार। यह मुख्य रूप से क्रूज टर्मिनल, लिक्विड बल्क बर्थ तथा अतिरिक्त टर्मिनलों की सुविधा से युक्त है, जिसे ट्रांसशिपमेंट एवं गेटवे कंटेनर व्यवसाय के कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब मुख्य रूप से क्रूज टर्मिनल, लिक्विड बल्क बर्थ और अतिरिक्त जो टर्मिनलों की सुविधा है, इससे मतलब इसको युक्त किया गया है। ट्रांसशिपमेंट और गेटवे कंटेनर का व्यवसाय, देखिए कई सारे ट्रांसशिपमेंट आते हैं वहाँ पर जो जहाज़ लेकर के माल आते हैं, और उसके बाद में और हमारे जो देश के अन्य मतलब भागों से निर्यात किया जाता है, वहाँ से जो भरकर भेजा जाता है, वहाँ से भी कंटेनरों में भरकर कई सारे सामान जो होता है
और तटीय क्षेत्रों से अधिकतर निर्यात किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया है। अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एक बड़ी कंपनी है, अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है, जिसमें अब यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राइवेट लिमिटेड या कौन सी प्राइवेट कंपनी जो विंझम परियोजना का विकास कर रही है, तो अदानी पोर्ट्स। और इसके डिजाइन निर्माण और वित्त संचालन हस्तांतरण, ठीक है, इत्यादि के जो विषय में कार्य किया जा रहा है, इसके द्वारा किया जा रहा है। मतलब डिजाइन भी इसके द्वारा बनाया जाएगा, निर्माण भी इसके द्वारा पूरा किया जाएगा, और वित्त जो भी है वो भी, और संचालन और हस्तांतरण दोनों ही इसके द्वारा किए जाएंगे। डिजाइन, बिल्ड और फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, DBFOT ढांचे के अनुसार प्रबंधित एक घटक शामिल है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम। और भारत के दक्षिण तट पर इसकी अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक आसान पहुंच प्रदान करती है। यह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसमिट मतलब कहाँ से जुड़ता है? कोलंबो, सिंगापुर और दुबई, जो कि सऊदी अरबी देशों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा पहुंच प्रदान करता है। वैश्विक ट्रांसमिट केंद्रों से मतलब ये जुड़ाव रखता है। और गंतव्य तक कंटेनर आवाजाही की लागत कम हो जाएगी यहाँ से, मतलब जब भेजा जाएगा। बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई 18 मीटर से अधिक है। 18 तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 36 फीट से भी ज़्यादा इसकी यहाँ पर गहराई है, और जिसके आगे मतलब 20 मीटर तक इसको बढ़ाया गया है। और इस गहराई के चलते बंदरगाह पर्याप्त कार्गो क्षमता वाले बड़े जहाज़ों और मुख्य जहाज़ों को समायोजित करने में सक्षम है। पहले चरण में प्रारंभिक क्षमता 1 मिलियन, ठीक है, प्रारंभिक क्षमता है इसकी 1 मिलियन, और 20 फुट समतुल्य इकाई मतलब TEU निर्धारित करी गई है, जिसमें 6.2 मिलियन तक विस्तार है और विस्तार की संभावना है। और परियोजना की प्रगति किस प्रकार से हो रही है, इसके बारे में जानते हैं। इस परियोजना से लगभग 5000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, और औद्योगिक गलियारे, क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर जो भी आसपास के जो क्षेत्रीय इलाका होगा वहाँ पर पर्यटन का विकास हो सकेगा, और यहाँ पर जो लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। अन्य जो क्षेत्रीय जो आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें वहाँ पर बेची जाएंगी, उनसे संबंधित लोग वहाँ पर रोजगार की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि तटीय इलाका है। तो यहाँ पर जो आपका पर्यटन है, तो पर्यटन भी काफ़ी बेहतर मात्रा में विकसित हो पाएगा। परियोजना की लागत कितनी है? लगभग इतनी 65.46% पूरी हो चुकी है। और इस मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं, विरोध प्रदर्शन और लॉजिस्टिकल संबंधित चुनौतियों जैसे कारकों के कारण पिछले कुछ वर्षों में इस परियोजना में देरी हुई है। और वर्तमान समय सीमा दिसंबर 2024 तक पहले चरण के परिचालन के लिए इसको तैयार होने की उम्मीद कर दी गई, उम्मीद है। भारत को डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, इनके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। और हालांकि देश में अत्यधिक बड़े मालवाहक जहाज़ों को संभालने के लिए लैंड साइड मेगा पोर्ट और टर्मिनल की अवसंरचना का अभाव है। इसलिए भारत का लगभग 75% जो ट्रांसशिपमेंट है किसको कार्गो परिचालन भारत के बाहर बंदरगाहों, मुख्य रूप से कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंड बंदरगाहों से माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का कुल ट्रांसशिपमेंट लगभग 4.6 मिलियन TEU अर्थात 20 फुट समतुल्य इकाइयों की कार्गो की क्षमता का था। 20 फुट तक जो हेलीकॉप्टर होते थे वहाँ तक भेजा जा सकता है। इसको जो गहराई करके किया गया है 36 फीट तक कर दिया गया है, तो इसलिए इसका बढ़ा दिया गया। और लगभग यहाँ पर जब हम देखते हैं, जिसमें लगभग 4.2 मिलियन TEU भारत के बाहर संचालन किया गया है, लगभग 4.6 किया गया है टोटल करके। और उसमें 4.2 मिलियन तो हमने बाहर से इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है, दोनों कार्य किए हैं। और अपने बंदरगाहों से मात्र 0.4% ही इसको हमने
इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है। एक बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि जिस देश से हम लोग भेजते थे माल को अपने या आयात करते थे, वहाँ का भी कुछ अपना चार्ज लगा लेते थे वो लोग, और उसे हम भारी रकम देते थे। इसलिए अब यहाँ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, हमें उन्हें पैसा देना नहीं पड़ेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब बढ़ेगा, क्योंकि हम अपने देश में जब अपने ही देश में उस खर्चे को बचा लेंगे तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हो सकती है, मतलब कई अन्य जो छोटे बंदरगाह हैं वहाँ पर भी हम छोटे मतलब जो सामान होगा उसको उतार सकते हैं। समुद्री लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन, बेहतर संचालन, लॉजिस्टिक्स दक्षता और राजस्व हिस्सेदारी में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। इससे जहाज सेवाओं, रसद और बंकरिंग जहाज़ों के लिए ईंधन की आपूर्ति हो सहित संबंधित व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और मिलेगा। एक गहन जल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट मतलब गहन जल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारी संख्या में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट को आकर्षित कर सकता है, जिसका वर्तमान में परिचालन कोलंबो, सिंगापुर, दुबई जैसे जो देश हैं उनकी ओर हो रहा है। अब यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हम देख लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर गुजरात में है दीनदयाल, और उसके बाद में मुंबई, और उसके नीचे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPA, और उसके बाद में है मारमुगाओ जो कि गोवा में है, और न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, कोचीन केरला में ही है, और अगला हम जब देखते हैं तो वियो चिकमंगलूर में है, चिदम्बरार में है, और उसके बाद में है चेन्नई में, और अगला है हमारा कामराजार, इसको एन्नोर कहते हैं, और उसके बाद में विशाखापट्टनम, और उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। ये हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं और इनकी संख्या मैंने आपको बताया था कि 12 है। ठीक, उसके बाद में भारतीय पत्तन अधिनियम क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ पर दी गई है। भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत में पत्तनों बंदरगाहों को महापत्तन, बड़े बंदरगाह, मेजर पोर्ट और गैर महापत्तन, छोटे बंदरगाह, माइनर पोर्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब महाबड़े मतलब जो बड़े पत्तन है महापत्तन उनको कहा गया है, और गैर महापत्तन मतलब जो छोटे पत्तन हैं, छोटे बंदरगाह हैं, ठीक, उसके रूप में वर्गीकृत किया। महापत्तनों का स्वामित्व और प्रबंधन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है, और छोटे जो पत्तन होते हैं उनका जो मतलब क्या कहते हैं उत्तरदायित्व जो होता है राज्य सरकार के पास होता है। और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 भारत में महापत्तनों के नियम, संचालन, नियोजन का प्रावधान करता है। इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। इसने महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लिया, अर्थात जिसको हम महापत्तन अधिनियम 2021 संशोधन कहते हैं वो 1963 का नियम है, और उसको ही हमने संशोधित करके इसको बना दिया है। कार्यात्मक महापत्तनों की वर्तमान संख्या 12 है, और 13वां महापत्तन वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र अभी निर्माणाधीन है, अभी उसका निर्माण चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में एक UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों के किसने एक लंबे 9 संचालन चैनल द्वारा समुद्र में से जोड़े गए जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह पोर्ट के निर्माण की संभावना का पता लगाया है। वर्ष 2016 में इसको क्वेश्चन को पूछा गया था, क्योंकि राजस्थान मतलब ऐसा करने वाला राज्य था। और उसके बाद में हमारा एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो चर्चा में रहा है, धारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहन। और धारणीय क्या होता है, धारणीय कहिए आप, संधारणीय कहिए, सस्टेनेबल कहिए, ये सारी की सारी बातें एक ही हैं। और कृषि जो खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, यहाँ से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता भी है हमें। धारणीय कृषि प्रीलिम्स के लिए हमारे पास क्या कुछ है, धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहन, और 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस ASC की जो 16वीं बैठक है, और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नास जिसको हम कहते हैं। मेंस के लिए हमारे पास है, मेंस के लिए ये मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पूछा भी जा चुके हैं क्वेश्चन यहाँ से। भारत में देखिए मेंस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो हम आपको मेंस के लिए बताते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होता है, देखिए ये इकोनॉमिक दृष्टि से है,
और जब हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखते हैं, एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से देखते हैं और गरीबी और उन्मूलन के विकास की दृष्टि से देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, इन जो ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप पॉलिटी के नज़रिए से देखते हैं, संविधान और संविधानवाद के नज़रिए से देखते हैं, तो ये सारे मुद्दे यूपीपीएससी आरओ एआरओ इसमें भी निबंध के रूप में पूछे जा सकते हैं। समाजशास्त्र से संबंधित जुड़ा हुआ कोई विशेष मुद्दा जब आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको निबंध में देखने को मिलेगा, क्योंकि निबंध वहाँ पर 3 पूछे जाएंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ में, जो कि 40-40 नंबर के होंगे। उसमें आपकी मेंस में मुख्य भूमिका निबंध की रहती है और अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो मैं मतलब चाहूँगा कि आप लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करें और वहाँ पर जाकर के अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो ये हमारा मुद्दा चर्चा में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। भारत में देखिए मेंस के लिए हमारे पास क्या था, भारत में दहाड़ी कृषि प्रणालियों की आवश्यकता, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग दायरा महत्व और अवस्थिति, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ये जो पीआईबी में न्यूज़ छपी थी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा में क्यों है और महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि खाद्य प्रणाली में धारिता को प्रोत्साहित करने के लिए केरल के कोचीन, अब आप यहाँ पर दोनों मुद्दों में केरल की बात कर रहे हैं। केरल के कोचीन बंदरगाह जो था वहाँ से, केरल के कोचीन से ही ये जो 16वीं कृषि जो विज्ञान की कांग्रेस की जो बैठक हो रही है यहाँ पर, एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की बैठक ऐसे के उद्घाटन किया है। कांग्रेस का 16वीं बैठक का मतलब 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया यहाँ से और केरल के कोचीन से। अब यहाँ पर क्वेश्चन अदर एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि विज्ञान की 16वीं बैठक का उद्घाटन किया गया है? तो केरल कोचीन यहाँ पर स्थान आपको दे सकता है और या तो राज्य दे सकता है, या कोचीन या केरल। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, नास द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान। अब इसको आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर किया जाता है जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी इसके द्वारा, और ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा जो कृषि क्षेत्र को अधिक संधारणीय मतलब अधिक सस्टेनेबल बना सकें और उसके मार्ग को जो है प्रशस्त करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र एएससी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। और यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और हितधारकों को एकजुट करने की एक कृषि धारणीयता व संबंधित विषयों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अर्थात अगर हम देखते हैं, जब कृषि विज्ञान कांग्रेस जो आयोजन होता है वहाँ पर चिकित्सक आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं और जो शोधकर्ता होते हैं वो भी आते हैं, और जो हितधारक होते हैं उनके मतलब इनसे जुड़ने के लिए कृषि पर जितने भी लोग रिसर्च करते हैं, कृषि के विकास के लिए जो भी कार्य कर रहे होते हैं, सोशल वर्क मतलब किसानों को मतलब जागरूक करने का जो कार्य कर रहे होते हैं, ये लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर बेहतर से बेहतर निर्णय लेते हैं कि किसान वर्तमान एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करते हुए मतलब उन दिशाओं में आगे बढ़ाना, जिससे हमारे वर्तमान इकोसिस्टम, वर्तमान पर्यावरण और इन सबको हानि ना होते हुए भी हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को उत्पादित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास का वो प्रोडक्शन हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें और बेहतर निर्यात कर पाएँ और निर्यात में आगे बढ़ पाएँ। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, इसके बारे में थोड़ा-सा आप जानिए, क्योंकि नास जो है भारत में कृषि विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से स्थापित करी गई थी और एक प्रतिष्ठित संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य वैज्ञानिकों को कृषि और संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रगति विचार पर विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मतलब जैसे कि आपको जो कृषि एग्रीकल्चर कांग्रेस की जो स्थापना करी गई, इसी के उद्देश्य मतलब इसी के द्वारा की गई, और जो उससे संबंधित मुद्दे हैं कृषि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक मंच ये प्रोवाइड करवाती है, जिस मंच पर आकर लोग जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान करता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, और वो बेहतर निर्णय आकर के ले पाएँ और आपस में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एक प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक खेती है, इनको जो बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और हम एसडीजी गोल जो हमारे लक्ष्य हैं उनको निर्धारित कर पाएँ। दहाड़ी
कृषि खाद्य प्रणाली क्या है? धारणीय कृषि खाद्य प्रणाली पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य, देखिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन, वितरण, उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। देखिए समग्र दृष्टिकोण का मतलब ये है कि आपने कृषि से कोई प्रोडक्ट उत्पादित किया, वो किसी पर्यावरण को नुकसान तो नहीं कर रहा है, आपने उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट जो मैनेजमेंट है, मतलब पेस्ट जो मैनेजमेंट है, जो इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया गया है, जो अदर जो हर्बिसाइड का उपयोग किया गया है, इनका उपयोग किस प्रकार से किया है? क्या आपने बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है? क्या आपने नेचुरल फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है? किस प्रकार से आपने कृषि में मतलब किन-किन तत्वों को डालकर उपयोग किया है और कितना प्रोडक्शन आपके पास हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके, ताकि हमारे पर्यावरण में और समाज में हानिकारक प्रभाव ना आए। क्योंकि हमने वर्तमान तक आज तक जितने भी एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी से संबंधित है, फूड से संबंधित हैं, हमारे जितने भी खाद्य मतलब पदार्थ हैं, उन सब में इतना ज़्यादा मतलब ज़हर मिला दिया है, जिससे बीमारियों का जो प्रकोप है लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग बीमार होते जा रहे हैं, जिससे हमारा जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको बढ़ाना मतलब बढ़ाने की आवश्यकता क्या, हमें उसकी ज़रूरत है और नहीं बढ़ाएँगे तो समस्याएँ और ज़्यादा क्रिएट हो जाएँगी। इन प्रणालियों का लक्ष्य दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वर्तमान खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और पर्यावरण पर नकारात्मक जो प्रभाव है उसको कम करना है। आजीविका में सुधार करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना इत्यादि इसके कार्य हैं। और वर्ष 2020 में वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों का उत्सर्जन लगभग 16 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर था और मतलब इतना सारा मतलब एग्रीकल्चर से क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकलता था 16 बिलियन टन, जो वर्ष 2009 के बाद 9% की वृद्धि को दर्शाता है। 2000 के बाद में 9% की वृद्धि हो गई इसमें। और कृषि खाद्य प्रणालियों में स्थिरता की आवश्यकता जरूरी है भोजन की मांग के लिए। भोजन की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण जो आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निरंतर खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु धारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों की आवश्यकता होती है। देखिए वर्तमान में 8 अरब से ज़्यादा जनसंख्या होती चली जा रही है और हम दुनिया के नंबर 1 जनसंख्या वाले देश भी बन चुके हैं। तो इस समस्या से निदान के लिए हमारे पास कैसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम जो जो ग्लोबल वार्मिंग के जो हमने मतलब लक्ष्यों को रखा है, एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, धीरे-धीरे 2000 मतलब नेट ज़ीरो एमिशन जो हमारा 2070 हमारा जो लक्ष्य रखा गया है और 2030 और 2050 जो हमने लक्ष्य रखे हैं, इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी उत्पादकता, ऐसी प्रोडक्टिविटी मतलब विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव ना हो, उससे प्रभावित ना हो और खंडित ना हो। हमारे जो वर्तमान के जो जंगल हैं, वो भी ना कट पाएँ। वर्तमान की जो आवश्यकता मतलब प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो हमारा बढ़ता रहे और उससे हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादित कर पाएँ, नेचुरल चीज़ों को लेकर के नेचर जैसे मतलब इफ़ेक्ट ना कर पाए और नेचर को हम मतलब डिक्रीज़ ना होने दें, उसमें कोई इफ़ेक्ट ना आने पाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि धारणीय कृषि खाद्य प्रणालियों को अपनाना पड़ेगा। पर्यावरणीय क्षमता। पर्यावरणीय क्षमता अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण व्यापक पर्यावरणीय क्षरण पर्यावरण की अधिक नुकसान को कम करने के लिए धारणीय तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। देखिए बात ये है जो पर्यावरण है आपका, पर्यावरण अस्थिर पर्यावरण अस्थिर मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रहा है और मानवीय हस्तक्षेप जितना कम से कम होगा, नेचर अपने आप को वैसे ही सुधार कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कहीं पर हस्तक्षेप करते हैं, तो उसकी आपूर्ति या परिपूर्ति होनी आवश्यक है। प्रकृति किसी न किसी रूप में उसकी अपने आप जो पूर्ति होती है, वो करती ही है। इसीलिए हमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को छेड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इन पर ऐसे विचार करने की आवश्यकता है जैसे इनको व्यवहार में लागू किया जा सके, ताकि हर व्यक्ति को ये जागरूकता हो सके कि पॉलीथीन का अगर उपयोग कर रहा है वो, तो उसको कैसे उसका निवारण करना है। उसका निवारण पहले उपयोग होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसकी उपयोगिता। निवारण बहुत ज़रूरी है, अगर निवारण नहीं किया जाता है तो समस्याएँ तो ऑटोमेटिक मतलब उत्पन्न हो जाएँगी। ठीक है?
तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियाँ, ये भी देखिए पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन जो है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अनिश्चित जो कृषि है, कृषि के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। मुद्दों को संबोधित करने के लिए जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र की भूमिका को कम करने के लिए धाड़ी प्रथाएँ महत्वपूर्ण हैं। भारत में कई धाड़ी प्रथाएँ जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियाँ हैं, जो विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत, ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIA-HS से मान्यता प्राप्त हैं, जैसे पोकली चावल, केरल के समुद्र तट के नीचे कुट्टनाड कृषि प्रणाली आदि। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंटेंसिव क्रॉपिंग, ज़ूमिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, जो कि मतलब हमारे यहाँ पर एक तरह से जो जनजातियों की कृषि हम कहते हैं, इसको अब मतलब धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फॉरेस्ट रीजन है, उसको जो सफाई हो जाती है, वहाँ पर हम दोबारा उतनी जल्दी आसानी से मतलब लगा नहीं पाते, उतने पेड़ उगा नहीं पाते। और ये जो हमारी जनजातियाँ होती हैं, उनको काटने से इतना मतलब थोड़ा-सा कोई नियम ऐसा बनाना चाहिए, लागू करना चाहिए, ताकि मतलब कोई अगर मतलब जनजाति या काटती है, तो उसको क्षेत्र ऐसा दिया जाना चाहिए जहाँ पर वो एग्रीकल्चर कर सके, खेत मतलब प्रोडक्शन उत्पादन कर सके, ताकि मतलब वहाँ पर जो हमारा इकोसिस्टम है, वो खराब ना हो। धाड़ी कृषि खाद्य प्रणालियों को अपनाने का महत्व क्या है? अब देखिए, उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप, वैज्ञानिक नवाचार, उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप, धाड़ी कृषि पद्धतियों, कुशल संसाधन उपयोग में सहायता, नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पर्यावरण के नकारात्मक मुद्दे, मानवीय हस्तक्षेप जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, पर्यावरण हस्तक्षेप मतलब पर्यावरण प्रभावित होता जाएगा। क्योंकि हमें पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप मतलब करना आवश्यक है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, तो उस सीमित मात्रा तक करें, जहाँ पर हम पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचा पाएँ, ठीक है? जीनोम एडिटिंग और आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ, देखिए ये क्या है, पारंपरिक प्रजनन विधियों की सीमा को संबोधित करते हुए कृषि में तकनीकी सफलताओं के लिए जीनोम एडिटिंग, देखिए जीनोम एडिटिंग और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों को मुख्य उपकरण के रूप में उजागर किया गया है। देखिए, जीनोम एडिटिंग इसको जो जीन होता है, एक जीन से दूसरे जीन को ऐसे एडिट किया जाता है, ताकि वो फिर से एक नया जीनोम बना सके, और उसके बाद में उसकी मतलब एडिटिंग की जाती है, और नया पौधा जो विकसित होता है, वो कई सारी जो टॉलरेंसी होती है, उसका मतलब उत्पन्न करता है, और कई सारे जो रोग होते हैं, उनके प्रति मतलब वो प्रतिरोधी होता है, और विभिन्न बीमारियों को ऐसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। चूँकि हम जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम एडिटिंग के दौर में मतलब वर्तमान में चल रहे हैं, तो ये सब जो तकनीकियाँ हैं, उनको अपनाना चाहिए। कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियाँ, जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए, स्थिरता को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान करने के लिए कार्बन तटस्थ कृषि प्रथाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। धाड़ी कृषि खाद्य प्रणाली को अपनाने में समस्याएं कौन-कौन सी आ सकती हैं? भोजन की बर्बादी और हानि होती है, मतलब होती तो है। भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादन को लेकर उपभोग तक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विभिन्न चरणों में बर्बाद हो जाता है। खाद्य प्रणाली की धारिता में सुधार के लिए भोजन की बर्बादी और हानि को समाप्त करना, जैसे अभी मतलब कुछ ही समय पहले श्रीलंका ने मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग को अचानक से मतलब पूरे देश में अपना लिया, तो वहाँ पर संकट उत्पन्न हो गया। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हालाँकि मतलब जो श्रृंखला है, उसको हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ानी है, और भोजन की बर्बादी नहीं करनी है। इसको हमें ध्यान रखना है कि भोजन को कैसे हम उसका सदुपयोग कर सकें, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव इस पर हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, निर्वनीकरण, जल प्रदूषण और मृदा क्षरण में कृषि का प्रमुख योगदान है। इन प्रभावों को कम करने के लिए संधाड़ी प्रथाओं को लागू करना एक धाड़ी खाद्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। देखिए, देखिए जो भी किसान पारंपरिक जो कृषि विधियां अपना रहा है, उसको दूसरे मतलब नए वैज्ञानिक तरीके से और कम मतलब जो एमिशन हो रहा है, उनको मतलब प्रभावित करने के लिए हमें देखो तकनीकी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो संसाधनों की ऐसी उपयोगिता लानी चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को या हमारे शोधकर्ताओं को, ताकि जो किसान है, आम आदमी जो किसान है, वो उसको उपयोगी लगे और इतना कॉस्टली ना हो। ऐसे संसाधनों की
विकसित मतलब विकास करना चाहिए। ठीक है, तो संसाधनों की कमी, जल, कृषि योग्य भूमि और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमारे पास है और इनकी आपूर्ति को पर्याप्त मतलब रूप से प्रदान करने के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग और दाढ़ी कृषि पद्धतियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का ह्रास हो सकता है इसके द्वारा। आधुनिक कृषि पद्धतियों जैसे जैव विविधता का नुकसान होना, पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाएं प्रभावित होती हैं और प्राकृतिक संतुलन बाधित होता है। दाढ़ी खाद्य प्रणाली के लिए जैव विविधता अनुकूलन कृषि दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है। मोनोकल्चर और फसल विविधता ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मोनोकल्चर अर्थात एकल कृषि के प्रभुत्व से खाद्य आपूर्ति में कमी आ सकती है, लेकिन क्या हो सकता है मतलब जैसे अगर हमने मोनोकल्चर अपना लिया, एक साल में एक ही फसल को लिया, ठीक है, तो जो खाद्य होगा हमारा प्रोडक्शन हो जाए तो वो कमी हो जाएगी वहाँ पर। फसल विविधता और दाढ़ी कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करने से समुत्थानशीलता और संधारणीयता बढ़ सकती है। कृषि खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहन हेतु सरकारी पहल, भारतीय पहलें कुछ भारत के द्वारा करी गई। भारत ने एक समर्पित कृषि अवसंरचना कोष बनाया जिसका उद्देश्य उद्यमियों को ब्याज, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है। क्या क्या? ब्याज, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है। प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म गेट और कृषि विपणन बुनियादी जो ढांचे का विकास करना है, निर्माण करना है और जो फसल प्राप्ति के उपरांत खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में हुए नुकसान को कम करने में मदद करेगा। अगर किसी के पास फार्म गेट बन जाएगा या कहीं पर मतलब जो कृषि जो संबंधित विपणन बाजार हो जाएगा वहाँ पर पास में हो जाएगा, तो जो किसान है वो जल्दी से अपने अनाज को या अपने जैसे किसी हर किसान के पास कोल्ड स्टोरेज तो मौजूद नहीं है, वो अपनी वहाँ पर भरपाई नहीं कर पाता है। तो जहाँ पर पास में अगर उसके मतलब आस-पास क्षेत्रीय स्तर पर जब हो जाएगा तो वो जल्दी से जल्दी अपने खराब होते हुए अनाज को कोल्ड स्टोर में भर देगा और जब भी उसे आवश्यकता लगेगी तो वो छुड़ा पाएगा। तो ये ऐसे मदद किया जा सकता है। बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू करी गई है, सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, जिसके लिए समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष, ठीक। उसके बाद में भारत ने विभिन्न पहलों की 262 बायोटिक एबायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट किस्में विकसित की हैं। मतलब भारत ने ही विकसित की हैं 262 किस्में ऐसी हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट किस्में हैं, मतलब जो कि विभिन्न बीमारियों से, विभिन्न कीटों से प्रतिरोधी हैं। वो उन पर वो कीट मतलब आ नहीं सकते, वो उनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। कुपोषण और अल्पोषण जैसे मुद्दों के समाधान के लिए भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य आधारित सुरक्षा तंत्र कार्यक्रम चला रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। इसमें लक्षित सार्वजनिक जो कि टीपीडीएस है शामिल है और इसके माध्यम से वर्ष 2020 में लगभग 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित हुई थी। 80 करोड़ लोगों की, जब कोरोना का टाइम चल रहा था लोगों को फ्री में राशन मिल रहा था, वही अब ये सिस्टम है। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और के रूप में मनाने के लिए भारत को प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको मान्यता दे दी है। और निष्कर्ष के रूप में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर, निष्कर्ष बहुत जरूरी होता है। किसानों सहित व्यापक स्तर पर समाज की भलाई सुनिश्चित करते हुए अनाज की बढ़ती मांग, पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने हेतु कृषि समाधान प्रणालियों में संधारिता का समावेश करना अनिवार्य है। देखिए समस्या ये है, हम अपने समाज, हम अपने किसानों की भलाई करते हुए एक ऐसी अनाज की मांग की पूर्ति भी कर पाएँ और पर्यावरण से संबंधित हमारी जो चुनौतियां हैं उनसे भी हम निजात पा सकें, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी हम मतलब मिनिमाइज कर सकें, कम कर पाएँ और हमारे जो एग्रीकल्चर से संबंधित कृषि प्रणालियाँ हैं उनको अधिक से अधिक समावेशित कर पाएँ। एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन खूब ज़्यादा बढ़ता रहे और हमारा जो अदर प्रभाव हैं, पर्यावरणीय इफ़ेक्ट हैं, सामाजिक सोशलिस्टिक जो इकोनॉमिक जो प्रभाव हैं, इनमें कमी आ सके। ठीक है? तो जब हम आगे के मुद्दे देखते हैं कि हमारा यूपीएससी
14 का एक क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन के लिए व्यवहार उपागम का, जिसे दहाड़ी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या है? इसका महत्व पूछा गया है। और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। ये जो आपका है दहाड़ी गन्ना उपक्रमण, इसमें च्यवन ड्रिप, जो ड्रिप सिंचाई होती है, का प्रभावकारी उपयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की गुंजाइश है। और इसमें कौन कौन से उपयुक्त में से कौन कौन से सही हैं, तो यहाँ पर आपको बी उत्तर देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए बात ये है 1, 2 और 4। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत जो कम है दाढ़ी गन्ना उपक्रमण में, ठीक। दूसरा क्या है, ड्रिप सिंचाई इसमें प्रभावकारी हो सकती है। और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की गुंजाइश हो सकती है। देखिए गन्ना के अंतर्गत हम लोग जब छोटा गन्ना होता है बुआई करते हैं, उसके बाद में देखिए जो सरसों होता है, सरसों की जो पीली किस्म होती है उसका हम मतलब बुआई कर सकते हैं, उसको उसकी भी कटाई कर सकते हैं। सरसों आप बो सकते हैं, आलू बो सकते हैं। इन जो फसलें होती हैं ये अंतरासस्यन के रूप में उनकी गुंजाइश होती है, ठीक है। एकीकृत कृषि प्रणाली में IFS, एकीकृत इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? मतलब इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है ये किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित मतलब अधिक से अधिक बढ़ावा देने में, मतलब संधारित करने में, सुरक्षित करने में सहायक है। और अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? अभी मैंने आपको बताया TPDS अभी चल रहा है, मतलब वर्तमान 2020 में भी लोगों को 80 करोड़ लोगों को मतलब भोजन सुरक्षित किया गया। मतलब कई सारे मुद्दे चल रहे हैं और कई सारी योजनाएं परियोजनाएं भी चल रही हैं, इससे संबंधित आपको यहाँ पर लिखना है। 2019 का क्वेश्चन है यहाँ पर, और दोनों ही क्वेश्चन 2019 में ही पूछे गए हैं मेंस में, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। और हम आज चाहेंगे कि आप लोग हमारे जो वीडियोस हैं उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप लोग कुछ जगह पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर समझ में नहीं आता, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मतलब स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगर किसी भी सूचना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं, तो हम आपको यहीं पर रिप्लाई कर देंगे। और तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें और आगे बढ़ाएं इसको, चैनल को, और दोस्तों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।